Class 7th, I welcome you all to yet another class of the subject SST. In this class, we are going to continue with the 6th chapter of your geography, that is your humidity, rainfall and hydrosphere. In our last class, we have already studied that what do we mean by the hydrosphere, then what do we mean by humidity, then in humidity we had studied about absolute humidity and relative humidity, then after that we had studied about evaporation, then later on we had studied what do we mean by the condensation, and in condensation we had seen what is the meaning of cloud. Then after that we had seen the dew, then frost, mist and fog, precipitation, rainfall, in which we had seen what do we mean by the conventional rainfall and what do we mean by the relief rainfall. Today we are going to start with the third type of rainfall, that is your cyclonic rainfall. साइक्लोन बेसिकली आपके जो लो प्रेशर एरियाज़ होते हैं उनको वो जो साइक्लोन्स जहाँ पे क्रिएट हो रहे होते हैं वो लो प्रेशर एरियाज़ होते हैं, और यहाँ पर जो एयर होती है वो सारी की सारी उस लो प्रेशर एरिया में हाई प्रेशर एरिया से रश करके जाती है और उसको भर देती है, और जब ये रशिंग होती है तभी आपकी जो एयर होती है वो आपके साइक्लोन्स को क्रिएट करती है। और ये जो जब रश करती है एयर तो वहाँ का टेम्परेचर डिप कर जाता है, और डिप करने के बाद वो जो एरिया होता है वो कूल हो जाता है, और उसके अंदर की जो प्रेसिपिटेशन भी जो प्रेजेंट होता है वो भी कूल डाउन हो जाता है, जो वाटर वेपर्स होते हैं वो कूल डाउन हो जाते हैं और वहाँ पर आपकी रेनफॉल होती है। देन नेक्स्ट कम्स योर स्नो। स्नो एक जब कंडेंसेशन एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जब फ्रीजिंग पॉइंट पे कंडेंसेशन पहुंच जाता है तो जो वाटर वेपर होते हैं वो चेंज कर जाते हैं आपके टाइनी क्रिस्टल्स ऑफ आइस में, और वो ग्राउंड पे फॉल ऑफ करने लगते हैं, और इस तरह से वो जो स्नो होती है वो थोड़ी फेदरी एंड फ्लेकी होती है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। और जब ये जो स्नो है ये बहुत ज़्यादा आपकी फ्रोज़न हो जाती है तो वो आपकी स्लीट में कन्वर्ट हो जाती है। देन नेक्स्ट कम्स योर हेल। हेल जो होता है वो आपका बेसिकली जो फास्ट राइजिंग कन्वेंशनल करंट्स होते हैं वो अपने साथ वाटर वेपर को ऊपर लेकर जब बहुत ज़्यादा हाइट्स पे चले जाते हैं, और वाटर वेपर जब फ्रीज हो जाता है तो वो पैलेट्स ऑफ आइस के फॉर्म में आपके ज़मीन पर आता है, और उसको हम कहते हैं हेल या हेल स्टॉर्म। देन नेक्स्ट इज़ योर वाटर साइकिल। वाटर साइकिल बेसिकली हमारा जो साइकिल ऑफ वाटर है, जैसे हमारी अर्थ पे किस तरह से जो वाटर कैसे इवेपोरेट होता है और कैसे फिर वापस से आपके आकर के ओशन में मिल जाता है, उसको ही पूरे साइकिल को हम वाटर साइकिल कहते हैं। ये जो वाटर साइकिल है ये हमारे प्लैनेट के लिए एक पिक्यूलियर फिनोमेना है। क्योंकि सिर्फ हमारे यहाँ ही आपके जो वाटर है वो मिलता है, और इसीलिए हमारी अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। देन आपका जो वाटर साइकिल है उसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जो ओशंस और जो लार्ज वाटर बॉडीज़ हैं, ओशंस एंड सीज एंड रिवर्स हैं, उसमें से क्या होता है, इवेपोरेशन होता है। इवेपोरेशन होकर के कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन होकर के प्रेसिपिटेशन होता है, प्रेसिपिटेशन होकर के हमारे यहाँ रेनफॉल होती है, और रेनफॉल जो है होने के बाद वो फिर से पानी जा कर के आपका ओशन में मिल जाता है। इस तरह से ये जो वाटर साइकिल है वो कंप्लीट हो जाती है, और जो आपका जो वाटर है वो कहीं पर लॉस नहीं होता है, जितना का जितना नेचर ने ऊपर उठाया था वो सब नीचे ला करके इन द फॉर्म ऑफ रेन डाल देती है वापस से आपके वाटर बॉडीज़ में। Then next comes your salinity of ocean. Salinity of ocean means the measure of the content of the salt is called salinity. मतलब कितना salt जो है वो आपके ओशन में है। आपका जो ओशन होता है वहाँ पर जहाँ पर इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पर पानी की जो सैलिनिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, और जो एवरेज जो सी वाटर की जो एवरेज सैलिनिटी है वो है 35 पर 1000, दैट इज़ 35 ग्राम पर 1000 ग्राम ऑफ वाटर। और ये जो सैलिनिटी ऑफ वाटर है ये अलग अलग वाटर बॉडीज़ के लिए अलग अलग होती है। जितना जिस वाटर बॉडी का जो इवेपोरेशन है वो ज़्यादा होगा उतना ही उस वाटर बॉडी में सैलिनिटी ज़्यादा होगी। जैसे कि आपका ओशंस हैं, सीज हैं, और जो रिवर्स हैं उनमें इवेपोरेशन सबसे कम होता है, इसलिए उनकी सैलिनिटी सबसे कम होती है। देन आपके अर्थ पे कुछ मेजर ओशंस हैं। कौन कौन से हैं? देयर आर 5 मेजर ओशन। द फर्स्ट वन इज़ योर पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन क्या है? इट इज़ द लार्जेस्ट ओशन
और यहाँ पर ये इतना बड़ा ओशन है कि अगर हम सारे गए और भी चारों ओशंस को अगर मिला दें तब जाकर कहीं एक पैसिफिक ओशन बनता है। देन ये कहाँ से कहाँ तक स्ट्रेच होता है? ये स्ट्रेच होता है मरियाना ट्रेंच से स्ट्रेच होकर के ये लाई करता है आपका सर्कुलर शेप में लाई करता है एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका को ये सराउंड करता है। देन नेक्स्ट इज योर अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन जो है वो पैसिफिक ओशन का हाफ साइज है और ये एस शेप में आपकी अर्थ को कवर करता है और ये 1/6 ऑफ द अर्थ सरफेस को कवर करता है। ये जो ओशन है ये बाउंड्री है आपके नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की एंड वेस्टर्न यूरोप की, और एशिया एंड अफ्रीका को भी ये ईस्ट में सर्कुलर ईस्ट में ये आपके यू कैन से सराउंड करता है। देन ये सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट ओशन है। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा आपके जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनको कनेक्ट करता है, इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपकी जो आवाजाही है, आना जाना शिप्स का लगा रहता है। और देन आता है आपका इंडियन ओशन। ये इंडियन ओशन जो है वो हाफ ओशन कहा जाता है और ये सराउंड करता है आपके अफ्रीका टू द वेस्ट, एशिया टू द नॉर्थ एंड ऑस्ट्रेलिया टू द ईस्ट। ये जो इस डीपेस्ट पार्ट जो है वो है आपका सुंडा ट्रेंच, जो कि सिचुएटेड है साउथ ऑफ जावा आइलैंड इन फिलीपींस में, और इट इज़ अ स्मॉल ओशन एंड डज नॉट ओपन नॉर्थ वर्ड्स। मतलब ये वाला जो ओशन है, इंडियन ओशन है, वो नॉर्थ वर्ड ओपन नहीं होता है। देन नेक्स्ट कम्स योर आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन जो है वो फ्रोज़न रहता है आपके ऑलमोस्ट द ईयर में, और ये नॉर्थ पोल पे पाया जाता है। यहाँ पर नंबर ऑफ आइलैंड्स हैं जैसे कि नॉर्थ ऑफ कनाडा, और यहाँ पर जो कि फ्रोज़न ही रहता है। और यहाँ पर जो एडजॉइनिंग पार्ट है वेस्ट यूरोपियन और कोस्ट जो है वो आपका वार्म रहता है, जो कि नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट और जिस नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो कि एक वार्म करंट है, उस वजह से आपका जो आर्कटिक ओशन का जो पार्ट वेस्टर्न यूरोप और उसके कोस्ट को सराउंड करता है वो वार्म रहता है। देन नेक्स्ट कम्स योर सदर्न ओशन। सदर्न ओशन ये this is a large water body which is around the Antarctic continent. It merges with Pacific, Atlantic and Indian Ocean. देन आपका नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द ओशन। तो हमारे लिए ओशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो ही सबसे बड़ा हमारे लिए सोर्स होते हैं ह्यूमिडिटी का। देन वो हमारे क्लाइमेट को मॉडरेट करते हैं। जो भी आपके सराउंडिंग्स होती हैं ओशन की, वो सब की सब इसी वजह से मॉडरेट होती है। देन आपके जो स्टोर हाउस हैं, ओशंस जो हैं वो स्टोर हाउस कहलाते हैं आपके मरीन फूड के, एंड जो ये आपके हाईवेज़ की तरह काम करते हैं जब किसी शिप को ट्रैवल करना होता है। फिर यहाँ पर ये जो ओशंस हैं ये टाइडल एनर्जी को फॉर्म करने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जो टाइडल वेव्स हैं उनको फॉर्म करने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और इसीलिए ये हाइड्रोसाइकिल के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं। देन आपका जो सी है वो कॉन्टिन्यूसली मोशन में रहता है, और वो हमारे जो वेव्स हैं और जो ओशन करेंट्स हैं और जो टाइड्स हैं वो फॉर्म करता रहता है, जिसकी वजह बहुत सारी हो सकती है। जैसे सबसे पहला है टेम्परेचर डिफरेंस एंड द डेंसिटी वेरिएशन इन सी वाटर। Then next one is the difference in the salinity of sea and impact of the prevailing winds। मतलब जो हमारे ओशन में वेव्स, टाइड्स और ओशन करंट्स जो फॉर्म होते हैं वो किस वजह से फॉर्म होते हैं? सबसे पहले तो टेम्परेचर डिफरेंस एंड द डेंसिटी वेरिएशन इन सी वाटर, फिर उसके बाद डिफरेंस इन द सैलिनिटी ऑफ द सी वाटर और इम्पैक्ट ऑफ द प्रिवेलिंग विंड्स। नाउ नेक्स्ट कम्स दी वेव्स। वेव्स क्या होता है? वेव्स जो होती हैं वो आपकी राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ दी वाटर इन ओशन जो होता है, या सी में आप देखोगे कि जो फॉल हो रहा है, पानी का जो फॉल हो रहा है, फिर राइज हो रहा है, फिर फॉल हो रहा है, उसको हम सी वेव्स कहते हैं। और ये क्यों फॉर्म होती है? क्योंकि जब वाटर से कांटेक्ट में आपकी एयर आती है तो वो वाटर को अपने डायरेक्शन में पुश करती है और ऊपर की तरफ ले कर जाती है, और जो वाटर पार्टिकल्स हैं वो मूव करना शुरू कर देते हैं, और फिर जब एयर
आगे की तरफ बढ़ती है तो वो नीचे की तरफ वाटर पार्टिकल्स जो होते हैं वो, क्योंकि डेंसिटी उनकी हाई होती है, फिर वो वापस आकर के आपके सी में मिल जाते हैं। और इस वजह से आप देखोगे कि जो वेव्स होते हैं उनकी ऑसिलेटिंग मूवमेंट होता है, मतलब कि एक बार ऊपर जाता है फिर नीचे आती है वेव, फिर ऊपर जाती है और फिर नीचे आती है। देन आपका जो वाटर जब ऊपर लेकर के जाता है तो इसको वो एक जो ऊंचाई की तरफ जब पानी जाता है तो उसको हम कहते हैं क्रस्ट, और जब वो नीचे की तरफ आता है तो हम उसको कहते हैं ट्रफ। आपके जो क्रस्ट और ट्रफ है उसके बीच के जो डिफरेंस को हम कहते हैं वेव हाइट। फिर ये जो वाटर वेपर में जो टाइड्स हैं ये क्यों फॉर्म होते हैं, ये बेसिकली आपके फॉर्म होते हैं वेलोसिटी ऑफ विंड की वजह से, देन ड्यूरेशन ऑफ ब्लोइंग विंड की वजह से, एंड द डिस्टेंस द विंड कवर्स इन दी ओपन सी, मतलब कितनी दूर तक विंड ओपन सी को कवर कर रही है, इन सब पे ये वेव्स डिपेंड करती है। देन नेक्स्ट वन इज़ योर टाइड्स। टाइड्स बेसिकली आपके क्या होते हैं, टाइड्स ऐसा होता है कि ओशन जो है, ओशन और सी वो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपके शोर की तरफ बढ़ता है और फिर थोड़े टाइम के बाद वो शोर से वापस आ जाता है। जब हमारा पानी शोर की तरफ आगे की तरफ बढ़ करके रुक जाता है उसको हम कहते हैं हाई टाइड, और जब वो नीचे की तरफ आता है तो हम उसको कहते हैं लो टाइड। आपका ये जो हाई टाइड और लो टाइड है ये बेसिकली आपके जो मून के अट्रैक्शन की वजह से ऐसा होता है। जब फुल मून होता है या जो मून का जो अट्रैक्शन है, ग्रेविटेशनल पुल है, उस वजह से पानी आपका शोर की तरफ आ जाता है, और जैसे ही अर्थ सुबह में, जैसे ही अर्थ का फेस सन की तरफ होता है, सूरज का जो अट्रैक्शन का पुल है, ग्रेविटेशनल पुल है, वो कम हो जाता है और आपका वो पानी नीचे की तरफ चला जाता है। और यहाँ पर जो आपका जो यहाँ पर जो यूसेज है वो टाइड का क्या है, वो फिशिंग के लिए और ट्रेडिंग के लिए, नेविगेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन ड्यूरिंग दी हाई टाइड्स वाटर जो है वो रश करता है माउथ ऑफ द रिवर की तरफ, और जो हेल्प करता है आपकी बड़ी बड़ी शिप्स को पोर्ट की तरफ जाने में या पोर्ट की तरफ से आने में। और यहाँ पर जो कोल्ड कंट्रीज़ होती हैं वो सी वाटर व्हेन इट इज़ रशिंग इन ड्यूरिंग हाई टाइड प्रिवेंट्स हार्बर्स फ्रॉम फ्रीजिंग इन वाटर। दिस इज़ बिकॉज द सलाइन वाटर ऑफ द सी फ्रीजेज एट अ टेम्परेचर लोअर देन दैट ऑफ द राइज रिवर वाटर। यहाँ पर जब हाई टाइड होती है तो क्या होता है कि वो वार्म करंट को भी हाई टाइड लेकर के आता है अपने साथ, और आपके शोर को वो फ्रीज होने से बचाता है, और फिर जब लो टाइड होती है तो फिर वो पीछे की तरफ आ जाता है। देन नेक्स्ट कम्स योर ओशन करंट। ओशन करंट जो होता है वो बेसिकली आपका जो वाटर की जो स्ट्रीम होती है, जो रेगुलर मूविंग ऑफ द वाटर स्ट्रीम होती है आपके ओशन की, उसी को हम कहते हैं आपका ओशन करंट। अच्छा, ये जो ओशन करंट है ये कई चीज़ों पर डिपेंड करता है। द फर्स्ट वन इज़ योर temperature of ocean water, shape of the land mass, rotation of the earth and the prevailing winds। इन सारी चीज़ों पे आपका जो ओशन करंट है वो बेसिकली डिपेंड करता है। आपका जो ओशन करंट है वो दो तरह का हो सकता है, दैट इज़ योर कोल्ड करंट एंड दी वार्म करंट। जो कोल्ड करंट है वो ओरिजिनेट होता है पोलर रीजन में, और ये मेक अ प्लेस कोल्डर देन अदर प्लेसेस एट द सेम लेटीट्यूड। ये जो करंट है ये इसकी वजह से जो जहाँ पे ये जनरेट हो रहा है वो क्या करता है, उस जगह को और ज़्यादा ठंडा कर देता है कंपैरिजन टू दी अदर प्लेसेस जो उसी सेम लैटिट्यूड पे होंगे। वार्म करंट्स जो होते हैं वो ओरिजिनेट होते हैं आपके इक्वेटोरियल रीजन में, और वो जगह को यहाँ पर अगेन ज़्यादा गर्म कर देते हैं कंपैरिजन टू उन जगहों के जहाँ पर ये वार्म ओशन करंट फ्लो नहीं करता है। ये जो ओशन करंट्स है ये फेरल्स लॉ को फॉलो करते हैं और ये मूव करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सदर्न हेमिस्फीयर में। देन ये जो ओशन करंट्स जो लोअर वेलोसिटी के होते हैं, मतलब जिनकी स्पीड कम होती है, उनको हम कहते हैं ड्रिफ्ट। और ये जो वेलोसिटी होती है वो आप जैसे जैसे सरफेस से आपकी ओशन का जो वाटर है उसका जैसे जैसे सरफेस से वो रब करेगा, वैसे वैसे उसकी जो विंड्स हैं वो कम, वेलोसिटी ऑफ विंड वो कम होती जाएगी, और इस वजह से जो ड्रिफ्ट है वो भी
कम होता जाता है। देन जो ये ओशन करेंट्स हैं ये आपको ये इन्फ्लुएंस करते हैं बेसिकली आपके रेनफॉल को। देन जो विंड्स होती है वो क्या करती है कि आपके वार्म ओशन करंट से मॉइस्चर को लेती है और फिर वो वेस्टर्न कोस्ट ऑफ यूरोप की तरफ जब बढ़ती है तो वहाँ पर रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है। ऑन दी अदर हैंड विंड जो कोल्ड करंट के ऊपर से जो अगर विंड पास करती हो तो वो क्या होती है, वो होती है कूल एंड ड्राई और वो हार्डली किसी तरह की रेन लेकर आती है। और इसलिए आपके जो वेस्टर्न कोस्ट हैं कॉन्टिनेंट्स के जो वेस्टर्न कोस्ट हैं वो कैसे होते हैं, वो आपके डेजर्ट हैं, जैसे आटाकामा डेजर्ट साउथ अमेरिका में है, वो इस तरह का एक एग्जाम्पल होता है आपके वार्म ओशन करंट के। मतलब ओशन है और स्टिल वहाँ पर डेजर्ट है, तो वो क्यों डेजर्ट है बेसिकली क्योंकि वहाँ पर जो कोल्ड ओशन करंट्स की वजह से कि कोल्ड ओशन से जो विंड आ रही है वो अपने साथ ठंडक लेकर आ रही है एंड वहाँ पर जो उसके अंदर कोई मॉइस्चर नहीं है और इसलिए जब वो शोर को स्ट्रक करती है तो बारिश नहीं होती है। देन नेक्स्ट कम्स योर इफेक्ट ऑफ ओशन करंट। क्या क्या इफेक्ट होता है आपके, जो सबसे पहला इफेक्ट होता है ये कि वो आपके कोस्टल टेम्परेचर को इम्पैक्ट करता है। अगर वार्म ओशन करंट है तो वार्म कर देगा उस जगह को, कोल्ड ओशन करंट है तो कोल्ड कर देगा। देन आपका जो वार्म ओशन करंट्स जहाँ पर होते हैं उसमें वहाँ पर एक टाइनी ऑर्गेनिज्म होता है जिसको हम कहते हैं प्लैंकटन, वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है और जहाँ पर ये प्लैंकटन्स पाए जाते हैं वहाँ पर फिश भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। देन ओशन करंट्स जो होते हैं वो आपके मैरीटाइम जो ट्रेडर्स होते हैं वो आपको शिप को फॉरवर्ड मूव करने में मदद करते हैं और उससे आपके फ्यूल की बचत होती है। देन आपके जो वार्म करंट्स हैं वो आपके आइसबर्ग्स को मेल्ट कर देते हैं जो कि आपके शिप्स के लिए बहुत डेंजरस साबित हो सकते हैं। कुछ कभी कभी ऐसा होता है ये जो ओशन करंट्स होते हैं ये आपके शिप्स के लिए कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि फॉग अकर हो सकता है जहाँ पे अगर जब कोल्ड एंड वार्म ओशन करंट जहाँ पे मिलते हैं ना वहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉग होता है जिस वजह से ये विजिबिलिटी को भी रिड्यूस कर देते हैं। To this we come to an end of today's class as well as this chapter. For the question and answer I will going to forward it in your respective WhatsApp group. Thank you so much. Have a great day ahead.